हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमने पहले जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 की लेक्चर्स वीडियोस जो बनाई थी, वो टॉपिक था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 7 टॉपिक था न्यू सिलेबस का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 में बनाया। अब हम जा रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के टॉपिक नंबर 1 पर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, स्टार्ट। so now we start introduction to partnership firm. Dear students, we already studied about final account of sole trading concern or sole proprietary concern. Sole trading concern is an oldest form of business organization. Sole trader means single trader. His business is conducted on small scale with limited capital. When the business of sole trader expanded, then due to lack of capital and lack of managerial ability, he wants to expand his business. His business expanded already. Then lack of capital, he cannot perform at large scale. So, to overcome from the difficulties of sole trading concern, a new form of business firm came into existence, and that firm is called as partnership firm. तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई मीनिंग क्या है? When 2 or more person come together to carry out business activities, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ आते हैं किसी बिजनेस गतिविधियों को चलाने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी चलाने के लिए, और टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। बहुत सिंपल मीनिंग है इसकी। When 2 or more person come together to carry out business activities to share profit or loss of a firm is called as partnership. भाई सही बात है ना? देखिए ना, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ आते हैं, कोई बिजनेस गतिविधियां चलाते हैं, तो बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस की गतिविधियां हम किस लिए चलाते हैं? हम उसका रिजल्ट क्या होगा? हमें या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। और प्रॉफिट और लॉस का जो बर्डन है, सारे पार्टनर आपस में बांट लेते हैं और प्रॉफिट भी इंजॉय कर लेते हैं एक साथ। यही तो एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। तो मीनिंग में स्पष्ट है कि पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं। सेकेंड वन, डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप फर्म एज इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप फर्म क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन है। रिलेशन याद रखना है, 2 व्यक्तियों के बीच का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनर्स क्या एग्रीमेंट करते हैं? प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा चलाया गया। सभी के सभी पार्टनर उसको बिजनेस को रन कर सकते हैं ना। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सभी के सभी पार्टनर उस बिजनेस को रन करते हैं। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सभी पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर सबके लिए काम करता है। क्योंकि टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपने देखा होगा, कई टाइप के पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, एक्टिव पार्टनर भी होता है, नॉमिनल पार्टनर भी होता है। तो पार्टनर खाली नाम के लिए होते हैं। नॉमिनल पार्टनर जैसे केवल नाम के लिए पार्टनर होगा, लेकिन आप वो साइलेंट रहता है। तो इसलिए क्या यहां पे लिखा है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उन सभी पार्टनर में से एक पार्टनर भी सबके लिए काम कर सकता है, तब भी वो पार्टनरशिप रहेगी। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके नाउ, ये तो भाई पर्सन जरा वर्ड यहां पे बहुत जबरदस्त है।
इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। याद रखना, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पर्सन कौन होता है भाई पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप कई प्रकार की होती है बेटा। एक बिजनेस होता है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। जैसे हम 2-3 पार्टनर मिलकर के एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे ही बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप अपने आप एंड हो जाएगी। तो वो पर्सन जो है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में भी आता है, वो भी पार्टनरशिप एक प्रकार की है। और भी ढेर सारी पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, ये सब पार्टनरशिप के टाइप्स है। तो पर्सन जो है पार्टनरशिप में ना, वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में भी आएगा, डिसोल्यूशन। तो पर्सन जो है इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनियों का भी पार्टनरशिप होता है। तो पर्सन वर्ड जो है ना, बहुत क्लियरली आप ध्यान दीजिए। तो इट इज रिलेशन बिटवीन पर्संस। ओके, नाउ अब हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आर हियर। फर्स्ट वन, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म is an agreement or written agreement between partners। पार्टनर के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड जो होता है ना, एक तरह से पार्टनरशिप फॉर्म का आर्टिकल होता है। उसके अंदर वो सारी बातें लिखी होंगी कि बिजनेस का एड्रेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस कहां पे स्थापित है, प्लेस क्या उसका है, किस टाइप का बिजनेस कर रहा है बिजनेस, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में आई। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर। इन पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम 2 partners are required to form a partnership business and maximum 50 according to Companies Act 2013 which was amended in year 2014। लेकिन याद रखो, आप बताइए मुझे, अगर 50 पार्टनर होंगे तो 50 पार्टनर का अगर हम अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट, तो कितना बड़ा अकाउंट होगा। कैन इट इज पॉसिबल टू ओपन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सिंगल फॉर्मेट? नो। इसलिए आजकल कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक जहां 50 पार्टनर हो जाएंगे, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, उनका बिजनेस बहुत एक्सपांड हो जाएगा। तो वैसे भी ज्यादातर 50 पार्टनर्स वाली जो पार्टनरशिप होती है ना, वो कंपनीज में कन्वर्ट कर दी जाती है। मिनिमम 2, 3, 4 पर्सन पार्टनर्स के रूप में रिक्वायर्ड होते हैं, उससे पार्टनरशिप फॉर्म चलती है ठीक से व्यवस्थित ढंग से, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी वो कैसा बिजनेस करेगी? अरे भाई बताइए, कैसा बिजनेस करेगी? क्या लॉ परमिट करेगा? लॉ क्या परमिट करता है? केवल लॉफुल बिजनेस करने का परमिशन देता है। ये नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन, आपने एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट में हमने किया कि कुछ भी अनलॉफुल बिजनेस करेंगे, इलीगल एक्टिविटी चलाएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे, इंपायर खड़ा करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। ओनली लॉफुल बिजनेस कंडक्टेड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो रिमेंबर दैट पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस विच इज परमिटेड बाय लॉ। तो पार्टनरशिप कंडक्ट दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच आर परमिटेड बाय द लॉ। लॉ के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होगा वही बिजनेस चला सकते हैं, जिसे हम कहेंगे लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखिए, जब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा तो जो पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, उसको पार्टनर में कैसे शेयर करना है? रेशो गिवन इन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगी, पार्टनरशिप की एग्रीमेंट की कॉपी के अंदर मेंशन रहेगा कि हम सारे पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली मेंशन, इफ क्लियरली मेंशन इन एग्रीमेंट, then they should distribute their profit or loss in the given ratio. Or if there is not ratio is not given in the problem, और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का रेशो नहीं दिया रहेगा, अगर
कि किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इफ नॉट देन इक्वल, तब पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को। तो क्लियरली ध्यान दीजिए, आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, या फिलहाल तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो एग्रीमेंट में दिया रहेगा, तो उसी एग्रीड रेशो में, एग्रीड प्रोपोर्शन में पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर नहीं है तो क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा प्रॉफिट और लॉस को। तो ये पॉइंट सभी लोग ध्यान रखें। नाउ द फिफ्थ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं यहां पे 2 पे स्टार कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको याद रखना है आपको। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव, ओहो स्टार नहीं बना पा रहा हूं, बताओ। यस, बना। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड या इज अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेवरल। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेवरल। तो ध्यान देना, अनलिमिटेड मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ज्वाइंटली मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर आर ज्वाइंटली लायबल टू पे द डेब्ट ऑफ द फर्म, एंड सेवरल मतलब ढेर सारी, अनंत। जब तक पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज उनके पार्टनर के ऊपर है, तब तक उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। सेवरल का मतलब ये है, दे आर लायबल टिल लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्लियर हो जाता है बेटा। देखो, दे आर लायबल टिल लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। 1 रुपया भी, चवन्नी भी उनके जेब में जब तक रहेगी ना, अगर लायबिलिटी फर्म की है उनके ऊपर, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा वो निकाल के। इफ वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, अगर कोई एक पार्टनर अगर बेचारा इंसॉल्वेंट हो जाता है, से मान लिया जाए ए बी सी 3 पार्टनर है, सी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होना मतलब उसके पास लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, असेट बहुत कम है, या ही इज नॉट लाइबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे ना, वे लोग बॉन्ड करेंगे लायबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक सिंगल लाइन पूरी तरह से उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी और ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटीज को डिफाइन करती है। दे आर लायबल टिल लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। नाउ 6th पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखना बेटा, मैंने ये दोनों को स्टार किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। उसके पहले अलग रूल था, अभी नया है, तो हमने केवल इतना डिस्कस करना है कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म की कंपलसरी है क्या, तो केवल महाराष्ट्र स्टेट के लिए कंपलसरी है, बाकी स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है, और ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। तो आपको केवल इतना याद रखना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन जब होगी, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी रहेगी रजिस्ट्रेशन जब होगा तो, और पार्टनरशिप डीड में ही पार्टनरशिप फर्म का पूरा रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, बिजनेस क्या करना है, सारी एक्टिविटीज उसके अंदर मेंशन होगी। आगे नेक्स्ट, ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है, ऑल पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ईच एंड एवरी पार्टनर आर ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है ना, उस पर हर एक पार्टनर का क्या होगा, ओनरशिप होगा। साथ ही साथ नो पार्टनर कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म प्राइवेटली और पर्सनली। पर्सनली कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, इसलिए उनकी जो पार्टनरशिप की जो ओनरशिप है, देखो यहां पे ओनरशिप के बारे में मेंशन किया है, और मैनेजमेंट। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों ज्वाइंटली होता है, इसलिए क्योंकि किसी एक पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट्स नहीं होता है, इसलिए दे आर jointly and equally manage the firm. So all partners are jointly responsible for management of the firm. All partners are jointly responsible for the management of the firm. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट।
पार्टनर्स है वो एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। प्रिंसिपल मतलब हर एक पार्टनर मेन है, हर एक पार्टनर क्या है, बिजनेस की एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है। साथ ही साथ विद हम कैसे कह सकते कि अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर्स। जो कोई भी आउटसाइडर उससे डील करने आएगा तो एज ए प्रिंसिपल की भूमिका में आ जाएगा, तटस्थ भूमिका। हाँ मैं हूं ना, हर पार्टनर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि पार्टनरशिप फर्म की तरफ से मैं आपसे डीलिंग कर सकता हूं। एंड अदर पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट। दूसरे पार्टनर क्या है, सबके सब एक साथ बोलना चालू कर देंगे कि आउटसाइडर के साथ। भाई 3 पार्टनर है, कोई बिजनेस करने के लिए आया, तीनों खड़े हो गए, तीनों बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, एक पार्टनर एज ए प्रिंसिपल बात करेगा और दूसरे जो पार्टनर होंगे वो एजेंट की तरह खड़े हो जाएंगे पीछे। उनको कहते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। याद रखो, प्रिंसिपल कब होगा, वो आउटसाइडर के लिए प्रिंसिपल है और बाकी पार्टनर क्या हो जाएंगे, फिर एजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन। क्या है नाउ, लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होना मतलब पार्टनरशिप बिजनेस केम टू एन एंड। डिसॉल्व होना मतलब एंड हो जाना, पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो जाना। तो बिजनेस को क्लोज करने का भी कुछ तरीका होता है, ऐसे नहीं कि बस मन में आए खड़े हो गए बिजनेस बंद। नहीं, पार्टनरशिप फर्म को 14 दिन की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी कि हम पार्टनरशिप फर्म क्लोज करने जा रहे हैं। एक चीज, और किन कारणों से डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप फर्म? सबसे मेन कारण और है किसी पार्टनर का डेथ हो गया, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो इन सभी केसेस में पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। दैट इज बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म केम टू एन एंड। तो ये था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एनी क्वेश्चन? यस सर। सर डिसोल्यूशन का टॉपिक में आपने बोला 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, नोटिस किसको देना पड़ता है? पार्टनर्स जो है वो नोटिस देंगे। अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रार ऑफ जो पार्टनरशिप फर्म है उसको देंगे कि हम लोग बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। और पार्टनर आपस में कंसेंट भी करेंगे और नोटिस पीरियड में जाएंगे कि हम लोग भाई 14 दिन के अंदर धीरे धीरे अपना बिजनेस क्लोज कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखा हमने। अब उसके बाद हम तैयारी करने जा रहे हैं किसकी है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस मतलब होता है प्रावधान। हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रावधान बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। जैसा आपने देखा, अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर। जो हमने रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करते हैं ना, पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म की, उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, विच इज प्रिपेयर बाय द पार्टनर्स, इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रहता है, पार्टनरशिप फर्म की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम और शर्तें उसमें लिखी होती है, मेंशन होती है उसमें इन द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में स्पेशली किन बातों को, टेक्निकली किन बातों को लेकर के उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो देखिए आप लोग। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हमने फ्यूचर में भी देखा। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजन जानना, ये जितने भी प्रोविजंस है ना, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 12 और 17 में मेंशन है। याद रखना, सेक्शन 12 एंड 17 में मेंशन है ये सब। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 12 और 17 स्पेशली मेंशन करता है ये 6 बातों को। पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, a partnership deed, there is given, information is given about the ratio, in which ratio partners distribute their profits. Then they distribute their profits, distributes their profit in the ratio of whatever the ratio is given in the agreement. If ratio is not given,
देन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इक्वली। तो रिमेंबर दैट रेशो कहां दिया रहेगा? पार्टनरशिप डीड में। नहीं दिया रहेगा तो इक्वल। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सभी बच्चों से एक बड़ी विनम्र निवेदन है कि आप लोग ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जब हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट होगा डियर, तो उस वक्त ये सारी बातें, कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट तो आपको इनमें से आनी ही आनी है। इनमें से देखो मैं स्टार कर दे रहा हूं, टिक कर दे रहा हूं, ये 4 में से कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना होती है। तो प्रबल संभावना है तो आपका बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है ये सब, और मार्क्स ओरिएंटेड भी हुआ। तो दोनों हाथों में लड्डू लेना है भाई, समझ लीजिए अच्छी तरह से, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, if the date of drawing is not given as per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawing is not given, पहले तो ड्राइंग क्या है बेटा, ध्यान देना, आपने 11th में पढ़ा। ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पर्सनल यूज, फॉर मीटिंग डे टू डे पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल, ध्यान देना, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं हो, वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, व्यक्तिगत एक्सपेंसेस है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आपने बिजनेस का एक्चुअली आपने पढ़ा था, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस के कैपिटल का वाट लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ तो चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो जो चार्ज दोगे ना, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना एक बात कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अब किस डेट को पैसा निकाला, किस डेट को पैसा विड्रॉ किया, वो डेट मेंशन नहीं है, तो हम भाई कितने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? ध्यान रखना। तो देन एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का जो भी अमाउंट होगा उस पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। कितने मंथ का? 6 month। कितने मंथ का? 6 month का। 6 मंथ का। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये पार्टनर्स लोन क्या होता है? कभी कभी जैसे मान लिया जाए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म में कुछ कैपिटल की कमी है, कुछ पैसे की कमी है। एक पार्टनर बोलता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है, मैं आपको एज ए एडिशनल कैपिटल देता हूं। देखो, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये स्पेशल अलग ढंग से मेंशन है कि अगर कोई एक पार्टनर अलग से एडिशनल कैपिटल लाता है तो एक तरह से वो पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है। अगर ऐसे तो सबको लाना चाहिए कैपिटल, लेकिन सब लोगों ने बिजनेस मिलकर स्टार्ट किया और बीच में अचानक 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद एक पार्टनर एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल दे रहा है, खाली वही दे रहा है। तो एक प्रकार से वो पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है। तो लोन ध्यान रखना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो क्या करना होगा? देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। याद रखो, ये प्रॉब्लम में कभी कभी लिखा नहीं रहता है, एडजस्टमेंट आती है ना, तो ये नहीं लिखा रहता है कि हमें किस परसेंटेज से इंटरेस्ट देना है। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें, पार्टनर लोन मैंने समझा इसलिए, कोई पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया, एडिशनल कैपिटल दिया पार्टनरशिप फर्म को। जो एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल देगा पार्टनरशिप फर्म को, वही उसके द्वारा दिया गया लोन है, और उस लोन पर उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। और समटाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। Then, as per the provision of Partnership Act 1932, क्या करना होगा बोलो? 6% पर annum इंटरेस्ट इज अलाउड। सालाना, पर annum मतलब सालाना, वार्षिक, 1 साल का आपको 6% इंटरेस्ट उसको देना है। अब जितना भी मंथ हो कैलकुलेट देखेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अलग पॉइंट ना, ये लोन था, अब एक कैपिटल है।
ये क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, मतलब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रही है, ये पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। ध्यान देना once again, according to Indian Partnership Act 1932, if partnership deed is silent about interest on capital, then it is not allowed. याद रखो, कई बार ऐसा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है तो आपको उस पर नहीं देने का इंटरेस्ट नहीं देना है, ध्यान रखना। तो स्पेशली अलग से एडजस्टमेंट आएगी। आपको 11th में भी था, याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 6% पर एनम, ऐसा होता था। तो याद रखिएगा, दिया रहेगा तो ही, नहीं दिया रहेगा तो चार्ज नहीं करना है। नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। सैलरी और कमीशन के बारे में एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन में क्लियरली मेंशन्ड है, नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू एनी एक्स्ट्रा वर्क डन। अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे हम बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 3 में से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो बोलेगा मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं। अरे ज्यादा मेहनत और ज्यादा काम से नहीं, ये संगठन है पार्टनरशिप। किसी ने ज्यादा काम कर लिया, किसी ने कम काम कर लिया, तो ज्यादा काम करने के बदले में कोई पुरस्कार मिलने वाला नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। यहां पे क्लियरली मेंशन कर रहा है कौन? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या कहता है कि नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क इज डन बाय एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर ने कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसको कोई एक्स्ट्रा कमीशन और सैलरी या रेम्युनरेशन मिलने वाला नहीं है। तो इफ प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर हाँ प्रोविजन मेड है, प्रोविजन मतलब बना हुआ है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि भाई दिया जाए उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, तो ही एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन और सैलरी मिलेगी। सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशन दिया जाता है पार्टनर्स को कब? जब प्रोविजन में मेंशन होगा कि उनको दिया जाए, नहीं है तो उनको कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा उनके द्वारा किए गए एक्स्ट्रा वर्क पर। डन। नाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हम एनी टाइम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो पार्टनर इज एडमिटेड इन फॉर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। विदाउट द कंसेंट मतलब मंजूरी। जब तक हम दूसरे पार्टनर से सलाह मशवरा नहीं कर लेते कि यार इसको एडमिट करें कि नहीं करें, अगर सारे पार्टनर कंसेंट करके बोलते हैं, सहमति से बोलते हैं कि हाँ यार इसको एडमिट कर दो, तो ही आप एडमिट कर सकते हो। आपने अकेले का निर्णय ले लिया कि भाई मैं उसको तो एज ए पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में लेता हूं, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है बेटा, सब लोग अच्छी तरह से इसे ध्यान में रखिए। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आफ्टर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनरशिप फॉरेन अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले तो कैपिटल क्या होता है, ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म इन पार्टनरशिप बिजनेस। Whatever the amount of cash introduced by partners in partnership form, that is called as capital. इसके बाद भाई इसके मेथड्स कितने हैं? There are 2 methods.
here clearly mentioned fixed capital method and fluctuating capital method. सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है. बहुत सिंपल है ये. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, इन दिस मेथड, amount of capital are remaining same at the end of the year. There is no addition or subtraction in the amount of capital at the end of the year. जितना साल के शुरू में बिजनेस का कैपिटल था, साल के अंत में भी बिजनेस का कैपिटल उतना ही है. There is no change at all in the figure of capital. That is called as fixed capital. And in fluctuating capital method, every year, at the end of every year, due to addition and subtraction, amount of capital changes. That changes is called as fluctuation in the capital. Fluctuate होना, that is called as fluctuation. स्थिरता नहीं होगी कैपिटल में, कैपिटल चेंज होता रहेगा, तो उसे हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और उसी को नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. उसी को नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब मैं अगर सही ढंग से देखूं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें करना क्या होता है. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. लेकिन मैं यहां पर आपको एकदम क्लियरली मेंशन कर दूं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो अच्छा, एक और आपको क्लू दे देता हूं. क्लू आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रॉब्लम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है भाई? बहुत सिंपल है. आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा और पार्टनर का करंट अकाउंट भी दिया रहेगा. जब प्रॉब्लम में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. यानी कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी दूर दूर तक आपको ढूंढने पर भी करंट अकाउंट न नजर आए तो समझ जाना वो कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है. समझ जाना क्या है वो. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट ओपन करना है, आपने समझ लिया. लेकिन हम पहले कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, उसके बाद करंट अकाउंट. लेकिन कभी कभी जो पार्टनर का कैपिटल होगा, फिक्स्ड कैपिटल जो होगा, फिक्स्ड कैपिटल कब होगा? जब साल के अंत तक पार्टनर का कैपिटल जो शुरू में था वही अंत में भी है, देयर इज नो चेंजेस एट ऑल इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है. तो कभी कभी फिक्स्ड कैपिटल को डायरेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देते हैं. ऑल कैपिटल सोर्स क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. कभी कभी डेबिट भी होता है बेटा, लेकिन याद रखो ऑल लायबिलिटी सोर्स क्रेडिट बैलेंस. तो जो बैलेंस रहेगा तो उसको कहां डाल देंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी. अच्छा, ये भी याद रखना, अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो असेट में जाएगा और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में जाएगा. ये भी ध्यान रखना है. ठीक, एक बात, कब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कब कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तब, तो आप बना सकते हैं. अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लाता है तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट मत बना. सीधे पार्टनर का कैपिटल का जो भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको आप लेके जाइए, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दीजिए. मैं यहां पे बैलेंस शीट बनूंगा. कभी कभी ट्रायल बैलेंस में डेबिट में भी होता है कैपिटल, क्रेडिट में भी होता है, उसका बहुत विशेष ध्यान देना होता है. अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है पार्टनर कैपिटल तो असेट में जाएगा, और क्रेडिट में दिया है कैपिटल तो वो कहां आएगा? लायबिलिटी में आएगा. ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक, अब हम आते हैं, तो याद रखिए कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो आपको पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है. अब हम ये देखेंगे कि पार्टनर करंट अकाउंट को टैकल कैसे करना है, इसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स से रिलेटेड कौन कौन से इंफॉर्मेशन के अंदर आएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नंबर 1, ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर. ड्रॉइंग आएगा, ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर. ड्रॉइंग क्या है?
whatever be amount of capital withdrawn by the partner for their personal use is the drawing of the business. तो वो आ जाएगा ही। सेकेंड क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। क्या आएगा करंट अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ क्या आएगा? सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। कोई भी एनी सैलरी, एनी रेम्यूनरेशन, कमीशंस आर अलाउड टू द पार्टनर। याद रखो, कमीशन और सैलरी पार्टनर अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसके लिए नहीं दिया जाता है। ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ देन सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन आर गिवन टू पार्टनर। अदरवाइज नो सैलरी अलाउड, नो कमीशन अलाउड, नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू पार्टनर्स फॉर देयर एक्स्ट्रा वर्क डन बाय देम। सो तो ये चीजें, इसके बाद जैसे है फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये आ गया। हाँ, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली ये बातें पार्टनर करंट अकाउंट में आएंगी। पसंद आई? एक चीज पांचवा एक और है, वो बता देता हूं आपको। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा पार्टनरशिप फॉर्म का, वो भी कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और एक पॉइंट याद आ गया मुझे, बहुत अच्छा पॉइंट है। वट एवर बी गुड्स और असेट्स टेकन बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। वो तो ड्राइंग ही होता है, बट अलग से अगर असेट लेके जाता है, अलग से कोई प्रॉपर्टी लेके जाता है, तो वो भी इसमें आएगा, रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हम आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद रखिए, पार्टनर केवल और केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब मैंने पहले भी समझा दिया आपको कि पार्टनर का कैपिटल हर साल चेंज होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाउ बेटा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम ओपन करेंगे, अभी मैं इसके बाद पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट दोनों बता करके उसका परफॉर्मा समझाऊंगा आपको। एंट्री भी है, बट एंट्री को हम शॉर्ट कर लेंगे। मैं एंट्री को खाली डिक्टेट कर दूंगा, समझा के अच्छे से ध्यान देना। जब केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की पहचान मैंने बता दी आपको बेटा। आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं भी पार्टनर करंट अकाउंट नजर नहीं आएगा। सभी बच्चे इस बात को नोट कर लें, सभी प्यारे बच्चे नोट कर लें। तो मैं आपको प्यारा कह रहा हूं इसलिए कि आप लोग नोट करोगे समझदारी से। तो याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल, आपको ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट नहीं दिखाई देगा तो समझ जाने का, तो हमें केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब कैपिटल का सभी बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जो भी उसका पुराना बैलेंस होगा पार्टनर्स का। उसके बाद जितना भी एडजस्टमेंट, देखो जो हमने ये पूरी बातें डिस्कस की ना बेटा, ये सारी बातें कहां पे आ जाएंगी? तब ये सारी बातें एज इट इज किसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी? ये सारी बातें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होंगी। ये सारी बातें, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट लॉस भाई था, नेट लॉस था, ये कहां रिकॉर्ड होगा? तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं आगे आप लोगों को जो इसका फॉर्मेट है, परफॉर्मा है, वो डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो सारे के सारे प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मैं पार्ट 2 के वीडियो में आ रहा हूं, किसको लेकर के? परफॉर्मा ऑफ करंट अकाउंट, परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, और साथ में हम एक सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैपिटल और करंट अकाउंट पर, ताकि आपका पूरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।